हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं ऑफ ट्वेल्थ का, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट है। तो लेट अस स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सो पुट द हेडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सबसे पहले हम लोग चार्ज की बात करेंगे, चार्ज के डेफिनेशंस, चार्ज के यूनिट्स, कितने तरीके के इसके यूनिट्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होंगे हमें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि चार्ज के डेफिनेशन है हमारे पास। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? चार्ज विच इज इंडिकेटेड बाय द क्यू, स्मॉल क्यू भी लिखते हैं इसको हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग? द इफिशियंसी, or the deficiency of electrons is called चार्ज। इसको हम लोग चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का इफिशियंसी या इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशियंसी, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली चार्ज, अभी जो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज का पॉजिटिव होना और चार्ज का नेगेटिव होना, ये सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड करता है। किसी एटम में या किसी मटेरियल में, किसी मॉलिक्यूल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स के गेन हो जाते हैं तो उसके पास एक्स्ट्रा चार्जेस आ जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम लोग नेगेटिव चार्ज की वजह कहते हैं हम लोग, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा इसका। तो देखो यहाँ पे कैसे होता है हमारे पास। लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं ये हमारा एक एटम है इस तरीके से, और एटम के पास इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके इलेक्ट्रॉन्स है ये, ठीक है। सारे एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडीशन क्या है इसका? यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हमारे पास इसको कहेंगे नेट चार्ज जीरो है इसका। नेट चार्ज क्या है? नेट चार्ज इज जीरो। If this is the number of proton and this is the number of electrons। फिर से अगर हमारे पास दो एटम है जहां से कोई इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे रहा है, लूज कर दे रहा है, और कोई दूसरा एटम उसको गेन कर दे रहा है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव और द नेगेटिव चार्जेस कैसे बनते हैं हमारे पास? ये देखो यहाँ पे ये कंसीडर करो एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे मैं कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स नंबर डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक और हमारे पास दूसरा एटम है जो किसी तरीके से रिएक्शन करके या इसको चार्ज को ट्रांसफर करने की जो मेथड है आगे हम लोग सीखेंगे, इसके पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है। अभी दोनों क्या है? दोनों इक्वल है, न्यूट्रल है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन is equal to the number of electrons, number of proton is equal to the number of electrons। तो अभी दोनों नेट चार्जेस के जीरो है। हाँ, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के पास अपने चार्जेस होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जिसके पास भी अपने चार्जेस होते हैं, लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, तो नेट चार्ज इन सभी का भी क्या है? जीरो है। अब अगर किसी भी तरीके से ये रबिंग से या फिर इंडक्शन से या फिर किसी भी तरीके से चार्ज एक एटम से निकल करके किसी दूसरे एटम में आ जाता है हमारे पास इस तरीके से, ये एक इलेक्ट्रॉन से अगर चला गया, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एक्चुअली ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा हो जाएंगे इस पे। तो हम लोग कहते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए हैं। इसके ऊपर कैसे चार्ज है? नेगेटिव चार्ज आ गए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है, तो हम लोग कहेंगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज होना बेसिकली देयर इज द डिफिशियंसी और देयर इज अ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गया हमारे पास चार्ज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया हमारे पास? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसके पास पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का
ज़्यादा है, गेन है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, तो उसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। गेटिंग इट? नाउ हम लोग जानते हैं कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो हम लोगों ने क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ा था, जो कि एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। सो लेट अस वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स ऑफ द चार्जेस। यूनिट ऑफ चार्जेस, चार्ज की अगर यूनिट की बात करें, अगर हम लोग क्यू चार्ज की यूनिट की बात करें हम लोग, तो हम लोग जानते हैं इसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है? एसआई यूनिट इज कूलम्ब। एसआई यूनिट इज कूलम्ब। गेटिंग इट? जो एसआई यूनिट में, इससे पहले एक और डेफिनेशन लिख लो चार्ज का यहाँ पे। अगर हम दूसरा डेफिनेशन यहाँ पे चार्ज का लिखना चाहें, जिससे फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल टू एन ई। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द चार्ज, सो द चार्ज इज रिटन एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द चार्ज। तो बेसिकली पॉजिटिव और द नेगेटिव चार्ज होना, अभी हम क्या कंसिडर करेंगे उसमें? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इलेक्ट्रॉन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इलेक्ट्रॉन ही इसके पीछे जिम्मेदार है। तो क्या लिखेंगे? द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज। ये दूसरा डेफिनेशन है चार्ज का, जो कि बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास Q इज इक्वल टू एन ई। एन इज अ नंबर of electrons and E is the charge of a one electrons which is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इस तरीके से हम लोग जो 10th में भी पढ़ रखे हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर जो हम लोग बाद में कर लेंगे। तो ये है चार्ज का एक और डेफिनेशन, जिससे हम लोगों ने फॉर्मूला बना रखा है। इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल, एन इज द नंबर इंटीजर, यू कैन से दैट द इंटीग्रल नंबर, और यू कैन से दिस इज द इंटीजर, इंटीजर, राइट। नाउ लेट अस कंसिडर अबाउट अ यूनिट ऑफ द चार्ज। चार्ज के यूनिट की बात करें हम लोग, तो हमें पता है कि एस आई यूनिट चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है अगर हम लोग बात करें तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सीजीएस यूनिट चार्ज का क्या होगा? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम्ब, या फिर स्टेशनरी स्टेट कूलम्ब, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग स्टेट सी लिखते हैं। एंड स्टेट इज एक्चुअली स्टैंड फॉर द स्टेशनरी कूलम, ये स्टेशनरी कूलम में होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? चार्ज के दोनों टर्म में एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में हम लोग इसको लिखना जानते हैं। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में कितनी होती है वैल्यू? वी कैन से एक इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और सीजीएस में इसी की वैल्यू हमारे पास होती है, हमारे पास 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 माइनस 9 कूलम एक्चुअली। ओके, रुक जाओ जरा, इसको सही कर दो मैं। माइनस 10 कूलम, और वी कैन से इज ओवर हियर दैट दिस इज अ माइनस 10 कूलम, राइट। सीजीएस यूनिट में आ गया और ये एसआई यूनिट में आ गया, दोनों इक्वल है। तो यहां से हम लोग एक कूलम चार्ज को सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो यहां से लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? 1 कूलम इज इक्वल टू 4.8 into 10 to the power minus, you have to write it over here, state coulomb, 10 state coulomb, and over here this is divided by 1.6 into 10 to the power minus 19। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक कूलम का चार्ज किसके बराबर आ जाता है? दिस इज 3, और ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। ये सारी चीज़ें सब एमसीक्यूज में पूछते हैं हमारे पास, तो हमें ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि एक कूलम्ब जो एसआई यूनिट में है वो सीजीएस यूनिट में किसके बराबर होते हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1, अगर हम फिर से बात करें यहाँ पे कि दिस इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट है, और चार्ज का सीजीएस यूनिट भी है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and this is equal to 4.8 into 10 to the power minus 10 coulomb, state coulomb, state coulomb, right। तो 1 state coulomb कितने coulomb के बराबर? तो यहाँ से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ से हम लोग we can say that 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb,
डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब ये आ गया 1 स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा 3 एंड ये ऊपर चला जाएगा। दिस इज एक्चुअली 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 स्टेट कूलम्ब। 1 स्टेट कूलम्ब, ठीक है। तो यूनिट को SI यूनिट और CGS यूनिट में चार्ज को लिखने का ये तरीका होता है, जो यहाँ पे हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक बात और भी जानते हैं कि स्टेट कूलम्ब को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं हम लोग। तो कई बार इसके जगह पर ESU जैसे वर्ड यूज होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो यू कैन राइट इट ओवर इन अ नोट दैट, इसको नोट में भी लिख सकते हो। स्टेट कूलम्ब इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्टेट कूलम्ब। कूलम्ब इज आल्सो कॉल्ड एज अ is called as electrostatic unit. Electrostatic unit. ओके, चलो इसके अलावा भी और भी यूनिट है चार्ज के, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों के पास एक यूनिट आता है हमारे पास एब्सोल्यूट कूलम्ब, ठीक है। द अनदर यूनिट ऑफ चार्ज इज, वी कैन राइट ओवर हियर, अनदर यूनिट्स ऑफ चार्ज is absolute coulomb. Absolute coulomb. Absolute coulomb जिसको हम लोग ABC के तौर पे लिखते हैं। और ये 1 एब्सोल्यूट कूलम्ब किसके बराबर होते हैं? हमारे पास 10 कूलम्ब के बराबर होते हैं, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में EMU भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। एब्सोल्यूट कूलम्ब। इसके अलावा हमारे पास एक और यूनिट होती है जिसको फैराड कहते हैं, जो कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो क्या कहेंगे? फैराडेज इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। यू कैन राइट ओवर हियर, Faraday is the largest unit of charge. Faraday is the largest unit of charge. ये फैराडे का जो है चार्ज के लार्जेस्ट यूनिट है, तो इसकी वैल्यू होती कितनी है? तो फैराडे को हम लोग F से इंडिकेट करते हैं। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू द 96,500 कूलम। ये इसके बराबर, जो कि लार्जेस्ट यूनिट होते हैं। तो कई बार पूछा भी जाता है व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज, तो हमें पता होना चाहिए फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज एंड हुज वैल्यू इज 96,500 कूलम, ठीक है। ये डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द चार्ज है, जिसको अलग अलग फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे ABC को हम लोग स्टेट कूलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर हम लोगों ने तरीका देख रखा है। 10 कूलम को हम लोग हमें पता है यहाँ पे कि 1 कूलम कितने स्टेट कूलम के बराबर होते हैं। तो 1 कूलम इतने 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम के बराबर होते हैं। तो 10 कूलम किसके बराबर हो जाएगा? ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर 9। और यू कैन डायरेक्टली लाइन 3 इंटू 10 टू द पावर 10, ये आ गया 10 कूलम, जो स्टेशनरी कूलम के बराबर आ गया। और यही चीज़ें 10 कूलम चूंकि इसके बराबर होता है एब्सोल्यूट कूलम के बराबर, जो EMU भी कहलाता है। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ स्टेट कूलम में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चार्ज के थोड़े प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे चार्ज को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलो हेडिंग डालो यहाँ पे अब, प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है इसमें कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। वी कैन से दैट द नंबर 1 चार्ज इट्स पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। और जो इसके जेन्युइन प्रॉपर्टीज जो हमें पढ़ने चाहिए, वो है हमारे पास चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, और वी कैन से यू कैन राइट एडिटिव इन नेचर
So we have to write over here charge can be charge can be charge can be add like the algebraic sum फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर हमारे पास -2 कूलम चार्ज है और सभी को ऐड करने, जैसे हमारे पास अलग अलग चार्जेस -2 कूलम +5 कूलम -7 कूलम, तो इन सारे कूलम्स का नेट चार्ज कितना आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नेट चार्ज। तो सभी को अल्जेब्रिक सम की तरह ऐड कर लेते हैं हम लोग और हमें मिल जाता है यहाँ पे 9. So this is equal to the -4 coulomb is equal to the q net. This is called the algebraic sum of the charges. बिल्कुल अलजेब्रा की तरह इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स होना, तो लिखो यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। The words meaning by the quantization is the fixed. The value is actually fixed. We know that number of the electrons are always fixed. We can write over here q is equal to Ne. Charge only transfer in a number and that number is always fixed. So we can say that this is the quantization of charge. The value of the charges are always fixed. You can write over here the value of charge is always fixed in any multiple of number, any multiple of number when it transfer from one body to another body. When it transfer from one body to another body. This is the quantization of charge. And the third property is conservation of charge. That is called the law of conservation of charge. Law of conservation of charge. Law of conservation of charge. चार्ज ऐसे इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसको नहीं हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी और टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। सो हम लोग क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट क्रिएट द चार्ज, वी कैन नॉट क्रिएट द चार्ज और destroy the charge. It can only transfer from one body to another body. दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको बना ही नहीं सकते। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम के अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से भी छोटे जो पार्टिकल्स हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं क्वार्क, ये सभी हमारे पास क्या होते हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस है। इनको कोई देता नहीं है, ऑटोमेटिकली ये हमेशा से रहा है, ठीक है। सो ये आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक इज टू हाउ टू चार्ज अ बॉडी, कैसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो हेडिंग डालो यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ द चार्जिंग, ठीक है। चार्जिंग, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास कितने सारे मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे मेथड्स ले रहे हैं, कौन सा, बाय कंडक्शन, ठीक है। एक टर्म और इसमें नोट कर लो यहाँ पे, इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। कई बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज क्या होते हैं हमारे पास, इनवेरिएंट होते हैं। इसका मतलब क्या है, तो लिखो एक और प्रॉपर्टीज में ही ऐड कर लेना इसको, फोर्थ पॉइंट पे, चार्ज इज इनवेरिएंट।
कई बार स्टूडेंट्स पूछ भी देते सर इसका मतलब क्या हुआ चार्ज इज इनवेरिएंट और चार्ज इज इनवेरिएंस। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी वर्ड से पता पड़ा चार्ज की वैल्यू वेरी नहीं करती है। कब नहीं वेरी करती है? तो वर्ड यूज आ जाता है यहाँ पे रिलेटिविस्टिक। क्या वर्ड यूज आ जाता है? रिलेटिविस्टिक। जैसे इसी को हम लोग इनवेरिएंट को कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, इनवेरिएंस या इनवेरिएंट। ओके, तो ऑब्वियसली वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि डजंट मैटर चार्ज की स्पीड कितनी, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कितनी है, लाइट के बराबर है या उससे थोड़ा कम है, इसके चार्जेस के में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए इनवेरिएंस, वेरिएंस वर्ड इज फ्रॉम द वेरिएबल इनवेरिएंस और द इनवेरिएंट इट डज नॉट गोइंग टू बी वेरी, ये वेरी करने वाला ही नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस चार्ज में चार्ज इज, वी हैव टू राइट ओवर, लिख लेना इसको, चार्ज इज relativistic invariant, relativistic invariance, relativistic invariance, that means, इसका मतलब क्या होता है? that means the value of charge, जैसे एक इलेक्ट्रॉन्स की जो खुद की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इसी की वैल्यू की बात करो। द वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट चेंजेस, द वैल्यू ऑफ चार्ज डजंट चेंजेस विथ द हाई वैल्यू ऑफ स्पीड, हाई विद द वैल्यू विथ द हाई स्पीड। डजंट मैटर लाइट के बराबर भी इसकी स्पीड क्यों ना हो जाए। वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स की जो खुद की वेलोसिटी होती है वो अप्रोक्स 90% ऑफ लाइट के बराबर ही रहते हैं। तो उस केस में भी हम लोग अगर इसकी बात करेंगे तो ये स्पीड के साथ साथ ये वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये इनवेरिएंस होते हैं रिलेटिविस्टिक और इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो इसका मतलब यही आ गया चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब कि कितने भी स्पीड रहे रिलेटिविस्टिक किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। डजंट मैटर वो रुक करके देख रहा है या वो खुद लाइट की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, चार्ज की जो खुद की वैल्यू है या प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होती है इसकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेथड्स ऑफ द चार्जिंग, मेथड्स ऑफ द चार्जिंग, पुट द हेडिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। पहला है हमारे पास बाय कंडक्शन, किसी कंडक्टर को कनेक्ट करके हम लोग चार्ज कर सकते हैं। लिख लेना बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन। इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्ज एट रेस्ट है जिसको हम लोग कहते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, इंसुलेटर को ही चार्ज करना रहता है हम लोग। तो कंडक्टर यूज करके किसी भी इंसुलेटर, जैसे ये इंसुलेटर है हमारे पास और एक दूसरा इंसुलेटर है हमारे पास। ठीक है, ये कंडक्टर सॉरी इंसुलेटर फर्स्ट, इंसुलेटर टू विच इज इन द शेप ऑफ द स्फीयर। अगर इसके पास हमारे पास मान लेते हैं इसके पास पहले से ही मौजूद है प्लस के चार्ज है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस है यहाँ पे। ठीक है, अब इस चार्ज को लेकर के हमें बी चार्ज, बी जो न्यूट्रल चार्ज है, अभी इसका नेट चार्ज 0 है, मतलब कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके बराबर है बी के, और एक के चार्ज को यहाँ पहुंचाना चाहते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कोई वायर कनेक्ट कर दो कंडक्टर का, आयरन का, कॉपर का, सिल्वर का। तो जैसे मैंने वायर यहाँ पे कनेक्ट किया यहाँ पे, तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर चार्ज कंडक्टर पे फ्लो होना शुरू करता है, क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, चूंकि यहाँ भी कनेक्टेड है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलना शुरू करेगा, ऐसे चलना शुरू करेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये बेसिकली इसको क्या कर लेगा, यहाँ पे अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब यही कि वो खाली जगह रहते हैं, एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वहाँ पे जाना शुरू कर दें। तो ऑब्वियसली यहाँ से जैसे ही जाना शुरू करेगा यहाँ पे प्लस का चार्जेस आएगा। ठीक है, प्लस के चार्जेस अगर ये वाले पॉइंट पे बिल्कुल जो वायर कनेक्टेड है कंडक्टर यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे प्लस के चार्ज हो गया, इसके बगल के इलेक्ट्रॉन्स इसको फिलअप कर देंगे। इसकी वजह से क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे प्लस के चार्जेस का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो वे बाय कंडक्शन, ये क्या है हमारे पास, इफ यू आर गोइंग टू यूज एनी कंडक्टर, आयरन, सिल्वर, ठीक है, एल्यूमिनियम, जो भी है हमारे पास कंडक्टर, इस तरीके से यूज करके क्या कर सकते हैं, ये बाय कंडक्शन इसको चार्ज कर देता है।
एक बॉडी से दूसरे बॉडी चार्ज को पहुंचा देता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जैसे स्टार्ट होगा यहाँ से, वैसे क्या करेगा, बी वाले बॉडी को चार्ज कर देगा ये। तो हमारे पास पहला मेथड क्या आ गया कि कोई एक बॉडी जो चार्ज है, अगर हमको दूसरे बॉडी को चार्ज करना है तो दोनों को आप किसी कंडक्टर से आप ऐड कर दीजिए, उसे कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने से क्या होगा कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के थ्रू फ्लो होना शुरू कर देते हैं हमारे पास, और जहाँ पे इसके प्लस एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, वहाँ पे जाकर के ये उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। दूसरे शब्दों में वो खाली जगह जो बचा हुआ है वहाँ पे, जिनकी वजह से प्लस चार्ज हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई है, वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, तो उनके ऑर्बिट में जितने भी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे जाकर के वो फिलअप हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बाय कंडक्शन। वी कैन राइट इट ओवर हियर इन अ मेथड ऑफ कंडक्शन, in a method of conduction, in a method of conduction charging, a charged body is connected, a charged body is connected to the uncharged body, खैर इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, वैसे समझ में आ जाता है तो ठीक है। कनेक्ट टू द अनचार्ज्ड बॉडी, then as conductor has free electrons, the charges are started to move. As conductor have free electrons, it started to move towards the positive charge of a body A, due to which body B gets the positive charge, ठीक है। अब ये कितने चार्ज जाएंगे इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि कितने अमाउंट ऑफ चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट होगा और कब जा करके चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ होगा उतना अमाउंट ऑफ चार्ज अगर यहाँ हो जाएगा तो दोनों में चार्ज का फ्लो होना फिर बंद हो जाएगा। जो बेसिकली हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली ईएमएफ या फिर बैटरी के ही कंसेप्ट है, ठीक है। आगे डिटेल में इसको बात करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, कब फ्लो होना बंद हो जाएगा, जब दोनों पे चार्ज इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। कैसे होगा, अगर इसके पास प्लस क्यू चार्ज है और इसके पास पहले जीरो चार्ज था, पहले कितना था, जीरो था। कंडक्टर ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज को ऐड करो तो इसका टोटल चार्ज कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो q प्लस 0 डिवाइडेड बाय द 2 विच इज इक्वल टू द q/2। तो दोनों पे जब q/2 चार्ज आ जाएंगे तो चार्ज का फ्लो होना फिर स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर इस पे q/2 आ गया और इस पे q/2 आ गया तो अब चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। लेकिन चार्जिंग इस तरीके से होते हैं बाय कंडक्शन के मेथड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंडक्शन के बाद है बाय फ्रिक्शन या बाय रबिंग जिसको भी कहते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाय रबिंग। सेकंड वन बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग, ठीक है। ये देखो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोगों ने कितना एग्जाम्पल खैर इसके देखे हुए हैं हम। जैसे हम अपने हाथ को रब करते हैं, हमारे हाथ में क्या हो जाते हैं, हथेली को जब हम रब करते हैं हमारा जो पाम है वो बेसिकली हीट प्रोड्यूस करता है और महसूस करते हैं हम लोग। तो बेसिकली क्या होता है, जब एक बॉडी हमारा एक हाथ दूसरे हाथ के टच में आता है तो बेसिकली इसके एटम्स आपस में नजदीक में आते हैं, और चूंकि एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है तो एक हाथ के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे हाथ के इलेक्ट्रॉन्स आपस में नजदीक आते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग बाहर से जो मैकेनिकल एनर्जी देकर के जो इसको रब करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स निकल करके दूसरे में चले जा सकते हैं और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स निकल करके पहले में आ सकते हैं। हो सकता है किसी एक एटम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चला जाए, ऐसी स्थिति में इसको हम लोग कहते हैं चार्जेस बाय रबिंग। सो वी कैन राइट ओवर हियर ड्यू टू रबिंग
ड्यू टू रबिंग द charges from one body to another body can transfer ये ट्रांसफर हो सकते हैं हमारे पास, जैसे अभी मैंने रब करके दिखाया। और ऐसे भी जब बुक में देखोगे, एनसीईआरटी बुक में, तो उसने बेसिकली एग्जांपल क्या दे रखा है कि जैसे हमारे पास एक रॉड है, ये रॉड है जो एग्जांपल्स में हमें दिखाया गया है, वहाँ पे एक रॉड है, जैसे मान के चलो एक ग्लास के रॉड है, इसको हम लोगों ने सिल्क के कपड़े से रब कर दिया। अगर मैंने, लेट अस कंसीडर दिस इज द क्लॉथ हैविंग द सिल्क, दिस इज द सिल्क क्लॉथ, तो हमने देखा कि इसको हटा देने के बाद ये सिल्क क्लॉथ यहाँ पे है और ग्लास का रॉड यहाँ पे है। बहुत सारे वेरियस एक्सपेरिमेंट किए गए और इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम लोगों ने जाना कि इसके ऊपर प्लस के चार्जेस आ गए हैं। तो ऑब्वियसली अगर किसी पे प्लस के चार्जेस आए हैं तो इतना बात तो कंफर्म है कि भाई ग्लास का इलेक्ट्रॉन्स निकल करके कहाँ गया होगा, जिससे वो रब किया गया होगा वहीं गया होगा। मतलब क्लॉथ्स के ऊपर जितने चार्जेस 1 2 3 4, अगर 4 प्लस के चार्जेस इस पे आए हैं तो यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आएंगे ये क्लॉथ्स में, विच इज द सिल्क क्लॉथ। ठीक है, इससे एक बात हमें पता पड़ता है कि चार्ज हमेशा पेयर में ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होंगे, हमेशा पेयर में ही प्रोड्यूस होंगे। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे होंगे, जैसे एनसीईआरटी बुक में दिया गया होगा इसमें कि अगर एक ग्लास रॉड है, एक प्लास्टिक रॉड है मेरे पास इस तरीके से, इसको भी सिल्क के कपड़े से या कैट के फर से रब किया गया था। ये प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड है, ये ग्लास का रॉड है, ये सिल्क है, हमारे पास सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास ये रहा, हटा दो, दोनों को अलग अलग कर दो, रब करने के बाद अलग कर दिया मैंने, तो रब करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो देखते हैं हम लोग, कई बार एक्सपेरिमेंट अलग अलग जगह पे किया गया, तो देखते हैं हम लोग क्या कि इस पे जो चार्ज का जो नेचर है वो निगेटिव चार्ज है और इस पे जो चार्ज का नेचर है वो प्लस के चार्ज है। ठीक है, तो जितने अमाउंट में आएंगे, प्रोड्यूस होंगे एक प्लास्टिक पे, उतने ही अमाउंट में चार्ज प्रोड्यूस होंगे क्लॉथ पे, लेकिन अपोजिट नेचर के होंगे वो। ठीक है, तो कई बार सोचने में पड़ जाते हैं हम लोग कि ग्लास पे नेगेटिव क्यों आया और प्लास्टिक पे ऐसा क्यों। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आता है, कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है और कौन कितना जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं भेजता है। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है ये। प्लास्टिक का न्यूक्लियस क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी बाहर जाने नहीं देता, उल्टा किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ले लेता है। इसलिए तो प्लास्टिक बहुत अच्छा इंसुलेटर है एज कंपेयर टू द ग्लास। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल का अरेंजमेंट है ना, कौन टॉप मोस्ट पे है, कौन कम सबसे कम है, तो जो टॉप मोस्ट पे है उनका इलेक्ट्रॉन्स अपने ही एटम से छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। यही स्थिति प्लास्टिक की भी होती है। ठीक है, तो प्लास्टिक रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर रहता है, इसलिए प्लास्टिक का क्या हो जाता है, हमारे पास रब करते तो सिल्क से उल्टे इलेक्ट्रॉन्स ले लेता, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो इट इज़ अ नेगेटिव चार्जेस। ये कैसे चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर नोट में कि रब करने से जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं वो हमेशा पेयर प्रोडक्शन में ही होते हैं। अब ये रब क्या, किसी भी कंडीशन में हमेशा पेयर प्रोडक्शन में ही होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द चार्जेस always produces in the pair में प्रोड्यूस होने की वजह से इसको कहते हैं हम लोग पेयर प्रोडक्शन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पेयर प्रोडक्शन ऑफ द चार्ज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। पेयर प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, और बाकी हम लोग आगे एक्सपेरिमेंट किए थे ग्लास रॉड को जो रब किया गया है और प्लास्टिक रॉड, तो देख रहे कि अट्रैक्ट कर रहा है, तो इन सभी के नाम देना जरूरी था, प्लस और माइनस उसके बाद ही नाम दिया गया। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट करके इसका नाम सोचा कि भाई क्या नाम रखे, तो यही कहा गया कि अगर हम दोनों को टच कर देते फिर अलग कर देते फिर देखते तो कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन होता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसका नाम क्या रखा जाए। तो सोचा ऐसी स्थिति में मैथ्स में ऐसी चीजें हो सकती कि दो चीजें मिल ले और मिलने के बाद कुछ नहीं दे। पहले तो दोनों में कुछ ना कुछ था, जो था उसको बाद में नाम के रखा गया, लेकिन कहा गया कि पहले ग्लास के ऊपर कुछ था,
जो एक प्रॉपर्टीज था और प्लास्टिक पे भी एक प्रॉपर्टी था, लेकिन जब दोनों को टच लाया गया तो दोनों का बिहेवियर देखा कि अरे बिहेवियर तो इसके खत्म हो गए हैं जो भी अट्रैक्शन और रिपल्सन के होते थे। तो कहा गया कि एक पे प्लस और एक पे माइनस के चार्ज जैसे नाम इस पे रखा गया, क्योंकि टच कराने के बाद जब चार्ज का शेयरिंग हो जाता है और इक्वल इक्वल अमाउंट में चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसके बाद किसी भी तरीके का अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, इसलिए इसको प्लस और माइनस चार्ज दिया गया, नाम दिया गया इस पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट एनी टच, विदाउट टच। किसी भी इंसुलेटर को बिना छुए हुए चार्ज कर देना बाय इंडक्शन मेथड कह रहे थे, क्योंकि पहला दोनों मेथड में कंडक्शन में देख रखे थे कि कंडक्शन में क्या करते थे, कोई कंडक्टर दो इंसुलेटेड बॉडी को टच में आता था। रबिंग में तो ऐसे भी दोनों चीजें टच में आती हैं, जैसे ग्लास और सिल्क। ठीक है, तो इंडक्शन के मेथड में क्या कहता है कि हम चीज़ों को टच में नहीं लाएंगे, लेकिन बिना टच किए हुए भी हम दोनों को चार्ज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, और बुक में भी दिया गया कि जैसे एक हमारे पास पहले से क्या रखा हुआ है, एक ये दो इंसुलेटेड रॉड है, ऐसे करके इंसुलेटेड स्टैंड पे एक रॉड ये रखा गया, और यहाँ पे पहले क्या कर दिया गया, ये इसको यहाँ से इसको चार्ज करके टच करके, ऐसे समझो इसको कि टच करके यहाँ पे पहले कैसा चार्ज दे दिया गया, इस पर प्लस के चार्ज दे गया। ठीक है, इनिशियल कंडीशन समझो, रबिंग करके या कंडक्शन करके प्लस के चार्ज दे दिया गया, हटा करके एक स्टैंड से लगा दिया गया ताकि चार्ज यहाँ से नीचे नहीं आए, स्टैंड में नहीं आए। इस तरीके से इसको अलग अलग तरीके से रखा गया इसको। और एक और हमारे पास बॉडी है जो ये भी इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख दिया गया है बी, जिसपे अभी न्यूट्रल के चार्जेस और काफ़ी दूर रखा गया है, इसको काफ़ी दूर रखा गया। केस नंबर फर्स्ट कर दो इसको ए। नाउ कम टू द केस नंबर बी। तो दोनों को नज़दीक लेकर के आते हैं, तो दोनों को नज़दीक लेकर के आने पे क्या होता है, ऑब्वियसली एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये काफ़ी नज़दीक में ला करके रख दिया, बस टच नहीं करवाया मैंने बी। और ये रहा इसके इंसुलेटेड स्टैंड, ये रहा इसके इंसुलेटेड स्टैंड। तो देखिए कि इसके ऊपर जो प्लस के चार्जेस है, ये प्लस के चार्जेस क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे नज़दीक में लाया गया, बहुत ही नज़दीक है, बस टच नहीं करवाया गया। तो देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो गया, प्लस के चार्जेस इधर सेपरेट हो गए। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे प्रैक्टिकल में, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ बना करके दिखाओ मैं, कि ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो इस साइड में है, समझना जरा ध्यान से इसको मैं क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है इस तरीके से। ओके, जब मैं एक चार्ज बॉडी को लेके आता हूँ, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इनिशियल केस है, लेकिन जैसे मैं एक ऐसा एटम ला करके रखता हूँ जो पहले से प्लस के चार्जेस है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है, कम है। जैसे एक एटम मैंने यहाँ पे ला करके रखा इस तरीके से, ये रहा जिसका न्यूक्लियस है और जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, सिर्फ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे प्लस के चार्जेस ज़्यादा है, हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द सॉरी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शिफ्ट होकर के, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे यहाँ से, ये इस तरीके से यहाँ से हट जाएंगे, हटेंगे नहीं, रहेंगे तो अपने ही ऑर्बिट में, रहेंगे तो ये अपने ही ऑर्बिट में। होगा क्या कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, और ये ऐसे करके दिख रहा है क्या, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से शिफ्ट होने पे हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे भाई खाली जगह बच गया, यहाँ पे तो इस पे कहते थे कि यहाँ खाली जगह है। इलेक्ट्रॉन्स अपना स्पेस शेयर कर सकता है, लेकिन इसके फील्ड में, इसके इफेक्ट में आने की वजह से सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स एक साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे स्फीयर पे कैसे दिखाते हैं कि सरफेस के ऊपर क्या आ गया, हमारे पास चार्जेस निगेटिव इधर आ गया और प्लस का चार्जेस इधर आ गया। ठीक है, ये सेपरेट हो गए, लेकिन हमें बॉडी के ऊपर भी, बॉडी के अगर हम हटा देंगे तो फिर से न्यूट्रलाइज कर लेगा ये सब सारा का सारा। अगर मैं इसको हटा दूं तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है जो अपने स्पेस को छोड़ करके एक ही जगह पे कंजस्टेड हो गए हैं, ये सारे के सारे क्या करेंगे, अपने अपने जगह पर जहां जहां थे ये अपने अपने जगह पे ये चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमें पूरा का पूरा चार्ज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ग्राउंडिंग करना पड़ेगा। इसको ग्राउंडिंग करने का हम लोग हेल्प लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, सी वाले केस में अगर थर्ड स्टेप में देखें हम लोग, तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसको इस तरीके से, ये जो इसके नज़दीक में बी वाला स्फीयर रखा गया था ऐसे करके, और इस पे प्लस के चार्जेस है,
इस पे निगेटिव यहाँ आ गए हैं, प्लस के चार्जेस यहाँ आ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राउंडिंग कर देते हैं। ग्राउंडिंग कर देने से क्या होता है, चूंकि ग्राउंड के पास जीरो पोटेंशियल होता है, ये सारे चार्ज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ओवरऑल क्या करेगा, सारे प्लस के चार्जेस कहाँ आ जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में बात करें तो प्लस का चार्ज बेसिकली एम्प्टी स्पेस ही होता है, तो नीचे से ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके यहाँ आकर के इसको फिलअप कर देंगे, और चूंकि ये तो इलेक्ट्रॉन्स है तो इसे रिपेल करेगा, इस पर तो आएगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास फोर्थ नंबर केस में यहाँ पे। अगर फोर्थ केस की बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स या प्लस चार्ज नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो ये बच जाएगा हमारे पास क्या, प्लस के चार्जेज यहाँ पे ग्राउंड में, और ये नज़दीक में है, यहाँ पे नेगेटिव के चार्जेस है, जो इस तरीके से अभी भी साइड में ही है, दूर गया नहीं क्योंकि फील्ड में है तो खींचता रहता है इस पे। ठीक है, तो ये कैसे, सारे नेगेटिव चार्ज बिल्कुल इसके साइड में है, प्लस के साइड में। ठीक है, और ये प्लस को भी इस तरफ खींच सकते हैं, तो प्लस के चार्जेस भी साइड में ऐसे आ जाते हैं। ये इंसुलेटेड स्टैंड है इसके। अब ये यहाँ चला गया, अब हम चाहे तो इसको दूर दूर कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि अगर फिफ्थ केसेस यहाँ पे देखें हम लोग इसका ई पार्ट में, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए वाले जो स्फीयर है, ए वाले स्फीयर पे सारे के सारे चार्जेस अपने अपने स्फीयर पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और इसको तुम चाहो तो अब दूर कर सकते हैं, क्योंकि अब इसके पास जितने भी प्लस के चार्जेस थे वो तो ग्राउंड में चले गए, तो अब इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस बचे, तो अब नेगेटिव चार्ज दूर होने की वजह से सरफेस पे अपने अपने जगह पे इस तरीके से आ जाएंगे, जो कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज हो गया। सो वी कैन से दैट विदाउट एनी से वी कैन से दैट without any touch sphere B is negatively charged ठीक है, ये इस तरीके से। सो दिस आर द मेथड्स ऑफ द इंडक्शन की वजह से ये इस चार्जेस ऐसे जाते हैं। तो बेसिकली काम कैसे होता है, इस तरीके से अगर हम इसको समझ पाए तो ध्यान से। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, टेंड कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, वो ऐसा लगता है कि खींच रहा है, एक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगते हैं। आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें बात करेंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में, और अलग अलग क्वेश्चंस इस पे हम लोग देखेंगे वेक्टर के फॉर्म के बाद। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।